नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग सुबह 5:36 पर महसूस हुए झटके। 4.0 मापी गई तीव्रता। इमरजेंसी के लिए दिल्ली पुलिस का नंबर डायल करें 112। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं पर होगी सुनवाई। किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है मौजूदा कानून। नई दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए आज 5 और स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी सभी स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों के लिए 139 नंबर पर हेल्पलाइन सुविधाएं। और 22 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का 18वां संस्करण। डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर और आरसीबी के बीच होगा पहला मुकाबला। 25 मई को कोलकाता में होगा फाइनल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबर के साथ। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। सुबह 5:36 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। कई सेकंड तक धरती डोलती रही। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, जिससे यहाँ मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा रहता है। समय समय पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं, लेकिन इस तीव्रता के झटके बहुत समय बाद महसूस किए गए हैं। दशकों बाद भूकंप का केंद्र भी दिल्ली के पास रहा है। दिल्ली पुलिस ने लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी नंबर 112 जारी किया है। तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप सा आया है कुछ। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था, काफ़ी हॉरेबल था और काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था आ रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में महसूस किए गए इन भूकंप के झटकों पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील है। सभी संभावित आफ्टर शॉक्स के प्रति सतर्क रहें। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस से ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। तापस, आपसे जानना चाहेंगे, अल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही लोगों ने झटके महसूस किए हैं। अगर इसकी तीव्रता को देखा जाए तो किस तरह की, कितनी संवेदनशीलता मापी जाती है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में तो तीव्रता के साथ भूकंप आया और दिल्ली में झटके महसूस हुए, लेकिन आज नई दिल्ली में ही 4.0 तीव्रता के साथ भूकंप महसूस किया गया। इसकी संवेदनशीलता को किस तरह से आंका जाए? देखिए संध्या, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो भूकंप के झटके महसूस हुए, लगा कि शायद 5 या 5 से ज्यादा के का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर आया तो वो 4 तक। इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जो एपी सेंटर था, यानी कि जो उसका केंद्र था, केंद्र बिंदु, वो था नई दिल्ली एरिया। जो नई दिल्ली एरिया उसको भी दिल्ली का हार्ट कहा जाता है, एकदम बीचों बीच है दिल्ली के। तो न्यू दिल्ली एरिया में ये आया और इसी के वजह से एग्जैक्टली क्या फॉल्ट लाइन है, शायद ये फॉल्ट लाइन है भी नहीं। जो मुझे अपने सोर्सेस से पता चल रहा है कि शायद ये फॉल्ट लाइन नहीं है, एक
मूवमेंट है उस वजह से ये हुआ है। फॉल्ट लाइन अगर होता, फॉल्ट लाइन जो दिल्ली में करीब 5-6 फॉल्ट लाइंस जाती है, अगर उस तरीके के फॉल्ट लाइन से अगर ये भूकंप आता तो शायद इसकी तीव्रता और ज़्यादा ना होती, लेकिन 4.0 था और 4 का जो पैमाना था वो चूंकि 5 किलोमीटर डेप्थ के नीचे था, यानी 5 मीटर जब नीचे होता है तो उसका इम्पैक्ट अगर 4 भी उसका रिक्टर स्केल में होता है, उसका इम्पैक्ट जो है तो वो ज़्यादा देर तक महसूस होता है। और ये करीब 8-9 सेकंड तक का करीब ये पूरा का पूरा मसला रहा। तो ये 8-9 सेकंड जो रहे वो उस समय, और ये जब हुआ उस वजह से ये पूरा थोड़ा सा लोगों में थोड़ी दहशत जरूर हुई। लोग थोड़े डरे सहमे हैं क्योंकि सुबह सुबह का माहौल है, मामला होता है, तो इस वजह से थोड़े से लोग जरूर वो हुए, विचलित हुए, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। जैसे मैंने कहा, दिल्ली में 2012 शायद आखिरी था जहां पे दिल्ली एपिसेंटर, यानी कि दिल्ली में ही भूकंप हुआ है। उससे पहले उसके बाद में जितने भी हुए हैं भूकंप, वो आसपास के इलाके, आपको शायद याद होगा, अफगानिस्तान कहिए या नेपाल कहिए या दिल्ली के बाहर के आसपास के इलाकों में भूकंप हुआ, जिसकी वजह से इम्पैक्ट रहा, एक महसूस जरूर हुआ, लेकिन इतना ज्यादा तीव्रता महसूस नहीं हुई। और उसी का नतीजा आज हमें देखने को मिला कि दिल्ली में चूंकि ये हुआ, एपिसेंटर दिल्ली था, तो इसका इम्पैक्ट जो था पूरी दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा महसूस हुआ। तो ये अभी पूरी रिपोर्ट जब आएगी वो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा क्या वजह रही है जिसके साथ ये हुआ। लेकिन अभी तक का तो यही पता चल रहा है कि 4.0 का इसका रिक्टर स्केल पे मापा गया। बी इसको 5 किलोमीटर डेप्थ में हुआ। सी जो तीसरा सबसे अहम है कि दिल्ली एपिसेंटर है। दिल्ली एपिसेंटर है तो दिल्ली में बहुत सालों बाद इस तरीके का हुआ। जैसे मैंने कहा 2012 आखिरी था, 2024-25 चल रहा है, तो करीब 1 दशक से ज्यादा समय के बाद दिल्ली में इस तरीके का एपिसेंटर हुआ है। तो दिल्ली के आसपास के लोग जो है थोड़े से ज्यादा चिंतित जरूर थे, लेकिन जैसे मैंने दिल्ली में पिछले कुछ सालों में ऑडिट भी चला है कि किस तरीके से दिल्ली की जो बिल्डिंग्स है वो अर्थक्वेक को या फिर भूकंप को झेलने लायक है कि नहीं, वो एक ऑडिट हुआ है। कुछ जगह जरूर है ऐसी जहाँ पे बहुत खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर जगह उनको उस तरीके से बनाया जा रहा है या फिर जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स है उसमें थोड़े बहुत फेरबदल किए जा रहे हैं। तो दिल्ली एक तरह से है, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी के साथ साथ एक्स में पोस्ट भी किया, और वो दर्शाता है कि वो कितने सजग है। सुबह सुबह भी उठ के वो इस चीज का एक ले रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लोग हबर तबर में ना रहे, अफरा तफरी का माहौल ना क्रिएट हो, और उसी के वजह से ये किया गया। और जैसे उन्होंने कहा कि आफ्टर शॉक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आफ्टर शॉक अभी तक तो खैर नहीं आया, लेकिन उससे उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अगर इस तरह के भूकंप होते तो उसके आफ्टर शॉक होने की जरूरत चांसेस भी बढ़ते हैं, और उसके साथ ये भी होता है कि अगले कुछ दिन भी थोड़ा अहम हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके का रहता है तो उसमें शायद इसके बाद भी कुछ और भूकंप होने की आशंकाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो ये अहम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही है, और इस पे गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल तापस, सिस्मिक जोन को समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से संवेदनशील हो जाती है दिल्ली, क्योंकि ये जो भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, नई दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, तो किस तरह से इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि इसके वापस एक बार फिर लौटने की संभावनाएं भी होती है, तो अपने दर्शकों को हम जानना चाहेंगे, दर्शकों के लिए, कि क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए जब भी इस तरह के झटके महसूस होते हैं। तो देखिए, आपका आखिरी क्वेश्चन को सबसे पहले लेते हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले अगर भूकंप आता तो घर से बाहर निकल के आइए। बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल नहीं सकते, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, वैसे ही बहुत से लोगों के पेरेंट्स हैं जो इतनी जल्दी नहीं उतर के आ सकते हैं। लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें, सबसे पहली चीज है। और अगर नहीं घर से निकल सकते तो जो चौखट होती है या कोई बड़ा टेबल है उसके नीचे रहें, जिससे कि उस समय वो जो पर्टिकुलर समय का चल रहा है उस वक्त ये जो चीजें हैं वो करें। जो अहम, जो आपने कहा कि सिस्मिक जोन पे है, ये चौथा सिस्मिक जोन है। अभी ये जितने आज तक रहते हैं तो 5 सिस्मिक जोन में बांटा जाता है पूरे देश को। 5वां जो होता है सबसे अहम होता है, चौथा जो है वो भी बहुत हाई रिस्क माना जाता है। दिल्ली आता है वेरी हाई रिस्क, यानी कि सिस्मिक जोन 4 पे। जो अहम चीज है कि यमुना फ्लड प्लेन जो है, जो आप देख रहे हैं, यमुना उसके आसपास ये जो जगह है वो ज्यादा प्रोन है, क्योंकि
आपको पता होगा कि जब आपका ये जो यमुना का एरिया इस इधर से एक फॉल्ट लाइन भी जाता है। फॉल्ट लाइन यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे एक ऑलरेडी एक क्या कह सकते हैं, एक तरह से फॉल्ट लाइन का क्या कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप होने की आशंका या फिर भूकंप होते हैं। एक दो प्लेन्स के बीच का एक एरिया कहा जाता है जो जोड़ा नहीं होता, उसमें एक क्रैक रहता है, तो ये फॉल्ट लाइन है। तो ये यमुना फॉल्ट लाइन और एक मुरादाबाद फॉल्ट लाइन दोनों है, ये दोनों सबसे अहम हो जाते हैं। ये दोनों मथुरा मुरादाबाद फॉल्ट लाइन भी बोला जाता है, ये दोनों दिल्ली के बीच में से निकलते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्टिव फॉल्ट लाइन में से आते हैं। इसके अलावा दिल्ली में करीब 5 से 6 और फॉल्ट लाइन भी है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो ऑलरेडी बहुत सिस्मिक एक्टिविटी में माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। और दिल्ली में कंस्ट्रक्शन जब भी होता है, आपने देखा होगा कुछ जगह को छोड़ दिया जाए। अगर मैं कहूँ जो रिहायशी इलाके हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी है, उनको छोड़ दिया जाए, जो बाकी जगह है वहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से एक जो कंस्ट्रक्शन है वो अर्थक्वेक को ध्यान में रख के किया जाए। खासतौर से 6-7 अगर उस तरीके का भी भूकंप आता है, उससे भी वो बिल्डिंगें जो है वो उनको इम्पैक्ट ना करे। खासतौर से एनसीआर की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही होता है और महसूस भी ज्यादा होता है। और उसी वजह से उनको बनाया इस तरीके से जाता है कि जो झटका है उससे बिल्डिंगें जरूर हिले, और हिलना बहुत अहम होता है। अगर बिल्डिंग ही हिले ना, अगर फ्लेक्सिबल ना हो, तो उनके टूटने की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अभी ऐसा किया था कि वो एक मूवमेंट करे, हिले, लेकिन उसके बाद वो फिर अपने ही जगह पे एकदम सही हो जाए। तो ये एक चीज जो है ये हमने देखा है पिछले कुछ दशकों से, खासतौर से इस पे बहुत ज्यादा काम चला है और बिल्डिंगें जो बन रही है वो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, भूकंप है, आफ्टर शॉक्स होने की आशंका भी है। ध्यान रखे, अगर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो शायद इतनी जल्दी नीचे ना आ पाए। जैसे मैंने कहा, सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग ना करें जब भूकंप हो। तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखें। और बस ऐसा ही, और कुछ किया नहीं जा सकता इस भूकंप के जब भूकंप होता है। कोशिश की जा रही है भारतीय साइंटिस्ट द्वारा कि किस तरीके से उसको पहले ही प्रेडिक्ट किया जाए। तो शायद ये हो सकता है कि अगले कुछ सालों में हमें कुछ इस तरीके का टेक्नोलॉजी हम विकसित कर पाए जहाँ पे हम पहले से ही प्रेडिक्ट करें, लेकिन अभी इस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। निश्चित तौर पर तापस प्राकृतिक आपदा है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि शांति बनाए रखें। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लगातार आपके संपर्क में है। 112 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, लोग उसके माध्यम से अपने लिए जानकारी ले सकते हैं। तापस, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुबह जिस समय में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उस समय में बिल्डिंग से लोग किस तरह से बाहर आना शुरू हो गए थे, और ये जो झटके थे पूरे दिल्ली एनसीआर में किस तरह से महसूस किए गए थे? करीब 5:36 पे ये भूकंप के झटके जो महसूस किए। जैसे मैंने कहा, करीब ये 7-8 सेकंड का ये पूरा मसला रहा। और ये उस समय जो लोग सुबह, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, सुबह सुबह का समय माना जाता है, तो लोग उठते हैं, बहुत सारे लोग उठते हैं। और जब ये झटके महसूस हुए, हमने खुद महसूस किया कि जो हमारा बेड था, जो बिस्तर था, वो हिल रहा था और अच्छे खासे फोर्स के साथ हिला। तो जिस वजह से बहुत से लोग हैं जो उठ गए और सीधा सीधा वो बिल्डिंग से बाहर निकले। बहुत सारे लोग थे जो बिल्डिंग के बाहर थे, आके खड़े होते, सोच रहे थे कि सच में क्या भूकंप के झटके हुए हैं, या उनको कोई सुबह नींद में उन्होंने सपना देखे। लेकिन जब इतने सारे लोग बाहर रास्तों में आए, तब उनको लगा कि नहीं, ये भूकंप के ही झटके थे। और ये बहुत अहम हो जाता है कि आप बाहर निकल के आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि किसी कारणवश कोई ऐसी चीज हुई, तो आप बाहर हैं और बिल्डिंग से बाहर आना बहुत उस टाइम पे जरूरी है। तो ये वजह से थी कि पूरा का जो बहुत सारे लोग थे जो बिल्डिंग के बाहर आए हुए थे। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं निकल पाए, जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग जिनके पेरेंट्स है वो नहीं आ पाए, बट ज्यादातर लोग कोशिश की है कि वो बाहर आए और इससे बचने की कोशिश करें। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो कल सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके पूरे दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए और नई दिल्ली में जिस तरह से झटके महसूस हुए हैं, लोग घरों से बाहर निकल गए। साथ ही साथ सतर्कता बरतने के लिए भी डीडी न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है कि अगर ये वापस से अगर झटके महसूस होते हैं तो आप लिफ्ट का उपयोग ना करें और सीढ़ियों के माध्यम से अपने घरों से बाहर निकलें, शांति बनाए रखें। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मौजूदा कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। बता दें कि ओवैसी ने याचिका में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की है। कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। हिंदू पक्ष का तर्क है कि ये कानून संविधान द्वारा दिए गए 3 मूल अधिकार छीनता है। ये कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ है। इस कानून के चलते वे अपने ही पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को अपने अधिकार में नहीं ले पाते हैं, जो इन समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए किसके नाम पर मोहर लगेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पहले बताया जा रहा था कि आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी थी, इसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का फाइनल होगा, लेकिन देर रात ये जानकारी आई कि आज होने वाली बैठक अब टल गई है। आज होने वाली बैठक अब 19 फरवरी को होगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह की जिम्मेदारी बीजेपी महासचिव तरुण चुघ को दी गई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को 1 दशक बाद सत्ता से बाहर किया है। परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं की कई बैठक हो चुकी है। जेपी नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मिल चुके हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, अब उस पर त्वरित काम आरंभ कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया है कि यमुना नदी की सफाई पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और एक ट्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ नदी में सफाई अभियान शुरू हो गया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कल मुख्य सचिव और एसीएस से मुलाकात की थी और उन्हें तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा था। इस मुद्दे से व्यापक रूप से निपटने के लिए एक 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। इसमें नदी को साफ करने के लिए अलग अलग चरण में काम किया जाएगा। लगभग 3 वर्षों में नदी की सफाई का लक्ष्य रखने वाली इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी उच्चतम स्तर पर निगरानी करेगी। शहर में औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में अपशिष्ट के डाले जाने पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में आयोजित दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पास पहुंच गई है। रविवार को महाकुंभ में 1,49,00,000 लोगों ने स्नान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के उत्साह का अभिनंदन किया है। योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत समावेशी भारत के जीवंत प्रतीक महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 1.49 करोड़ से अधिक और अब तक 52.96 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों एवं श्रद्धालुओं का अभिनंदन। जय मां गंगे। 13 जनवरी से शुरू हुए दुनिया के इस सबसे बड़े मानव समागम में व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, इसको लेकर यहां आए श्रद्धालुओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। आपको सुनवाते हैं। 13 जनवरी से तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन अहरनिश अनवरत जारी है।
अब तक 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि केवल भारत और चीन की जनसंख्या ही इससे ज़्यादा है। ये दुनिया का जीवंत आश्चर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ बगैर किसी निमंत्रण के इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। 14 फरवरी की तारीख महाकुंभ 2025 के आयोजन में याद रखी जाएगी, जब 50 करोड़ का आंकड़ा पवित्र त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं ने स्नान करके विश्व कीर्तिमान रचा। ये पहला ऐसा आयोजन है जो कि दुनिया को चकित कर देने के लिए पर्याप्त है, मुदित कर देने के लिए पर्याप्त है, और साथ ही साथ दुनिया इस तरीके से देखकर चलती है कि किस तरीके से सत्य सनातन शाश्वत की धारा में हर कोई आकर मिलता चला जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग तरीके की बातें सोशल मीडिया या फिर नकारात्मक बातें भी की जाती हैं। आपको यहाँ का आयोजन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम जब से आए हैं, जब से चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है, एक एक बंदे के लिए एक एक पुलिस है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। जो भी अगर दिक्कत होती है, जो भी है, वो लोगों की अपनी वजह से होती है। बाकी यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इतने सारे लोगों को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत हम लोग का भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग फिर आज कल डुबकी लगाए, आज भी जा रहे हैं। इतना मन कर रहा है कि हम लोग यहाँ ही बस जाते। इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा है। कुछ युवा हैं हमारे साथ, कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान हैं। आप बताएं कि किस तरीके का ये पूरा आयोजन है। 52 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक यहाँ स्नान कर चुके हैं। हाँ जी, हम लोग भी लखनऊ से आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। हम लोग सुबह आए थे और यहाँ पे लगभग 2 बजे पहुँचे हैं और हम लोग नहा के बस दर्शन करके निकल रहे हैं। साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की? मैं बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग यहाँ पर व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर बेहद प्रशंसा भरी बातें करते हैं। अगर दुनिया को ये देखना है कि किस तरीके से गंगा यमुना की अविरल धारा की तरह हमारा सत्य सनातन शाश्वत मूल्य पूरी दुनिया को नई सीख देता है, तो उसे तीर्थराज प्रयागराज आना होगा, त्रिवेणी में स्नान करना होगा, आत्मसात करना होगा भारत भारतीयता को। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। वहीं रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से 5 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। इसके साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। साथ ही प्रयागराज जाने के इच्छुक सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से आएंगे और जाएंगे। मंत्रालय ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया है और उनसे किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने को कहा गया है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। ये उपाय ज्यादा भीड़भाड़ वाले समय में भीड़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए आज पहले चरण के लिए मतदान जारी है। राज्य के सभी जिलों के 53 ब्लॉक की पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में पंचायत चुनाव कुल 3 चरणों में होने हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा, जबकि अन्य जगहों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान के दूसरे दिन ही मतगणना भी हो जाएगी। इधर असम विधानसभा का बजट सत्र आज से कोकराझार में शुरू हो रहा है। विधानसभा का सत्र पहली बार दिसापुर, गुवाहाटी से बाहर आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी ने कहा है कि गुवाहाटी के बाहर सदन की बैठक आयोजित करना संसदीय लोकतंत्र को लोगों के करीब ले जाने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा सत्र को राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित करने के ऐतिहासिक निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन है, जिन्होंने क्षेत्र में शांति कायम की है। सत्र का पहला दिन कोकराझार में आयोजित किया जाएगा, जबकि इस सत्र की शेष कार्यवाही 19 फरवरी से दिसापुर स्थित विधानसभा भवन में होगी। बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री अजंता नियोग 10 मार्च को बजट पेश करेंगी।
और इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। प्रतियोगिता का 18वां संस्करण 22 मार्च 2025 से शुरू होगा। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। इस सीजन में कुल 13 आयोजन स्थल पर 74 मैच खेले जाएंगे। इनमें 12 डबल हेडर मुकाबले हैं, यानी एक ही दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दोपहर के मुकाबले 3:30 बजे से शुरू होंगे, वहीं शाम के मुकाबलों की शुरुआत 7:30 बजे से होगी। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।